नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 31 जनवरी 2023 के बारे में, जो आज की तारीख है। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक वीडियो में करंट अफेयर के फैक्ट के साथ में उनसे संबंधित अन्य तथ्यों की भी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, इसकी स्थापना की बात हो, तो इसका उत्तर हो जा रहा है आपका 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो था वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी दोस्तों बात करें ये न्यूज़ में क्यों आया, तो इसकी जो 31 जनवरी 1992 को हुआ था, तो इसका मतलब है आज इसका स्थापना दिवस है। और आज ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, इसलिए ये आज की न्यूज़ में है कि ये 31वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, और एक जो राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग था फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में क्या था कि जो इसकी अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। तो जयंती पटनायक इसकी थी फर्स्ट वाले की। और अभी चल रहा है 9th, मतलब 9वां राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा है। और रेखा शर्मा की अगर बात की जाए तो रेखा शर्मा 8th की भी थी, जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। तो 2017 से ये 2020 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 2020 में इनके जो कार्यकाल था 17 से 20 का, इसको कर दिया एक्सटेंड। तो ये अभी भी जो 9th वाला है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी भी अध्यक्ष अभी बनी हुई हैं। तो आपको रेखा शर्मा का नाम भी याद रखना है कि रेखा शर्मा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, और ये 9th का 9वां चल रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका होता है 3 साल का। एक अध्यक्ष अगर पद पर बैठता है तो उसका कार्यकाल 3 साल का होगा। तो ये अभी आपको याद रखना है, कार्यकाल 3 साल का था। 17 में रेखा शर्मा हुई तो उनको 2020 में पूरा होना था। तो ये था राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। ठीक है, चीज़ें वही हैं। और इसका जो इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो इसका विषय है इस बार का, तो वो विषय है सशक्त नारी सशक्त भारत। बाकी चीज़ों पर डिस्कस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किन किन तिथियों को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाते हैं? तो इसमें कई तारीख हैं शहीद दिवस के रूप में मनाने की, लेकिन जो उसमें जो प्रमुख तिथियां हैं वो है 30 जनवरी और 23 जनवरी। 30 जनवरी का मतलब कल। और ये तारीख वो तारीख थी जब अपने महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, उनकी पुण्यतिथि थी। मतलब इसी तारीख को 1948 में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको दिल्ली के बिड़ला हाउस में इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये जो इनकी पुण्यतिथि है, ये 75वीं पुण्यतिथि कल थी 30 जनवरी को। अब बात करते हैं शहीद दिवस के बारे में। तो शहीद दिवस में भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी तिथियाँ हैं, जिनमें से हमने इतनी तिथि निकाली है। 30 जनवरी को मैंने बता दिया कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, जिस दिन ये इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, फिर 14 फरवरी है, गलवान घाटी में शहीद हुए 41 जवानों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। और तीसरा जो है 23 मार्च आपको याद ही होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको इस दिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी गई थी। 31 अक्टूबर की बात करते हैं, इसमें पुलिस शहीद दिवस या पुलिस स्मृति दिवस मनाती है 21 अक्टूबर को। जो पुलिस के द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उनकी जो शहीद है उनकी स्मृति है वो मनाते हैं। 24 नवंबर की बात करते हैं तो गुरु तेग बहादुर की याद में 24 नवंबर को मनाते हैं। अब ये शहीद दिवस क्यों होता है? क्योंकि 1674 में औरंगजेब ने उनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण मृत्यु दंड दिया था। तो ये 24 नवंबर भी शहीद दिवस में काउंट की जाती है। लेकिन इनमें जो प्रमुख तिथियां हैं वो कौन सी हैं? 30 जनवरी और 23 जनवरी वो है जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, और 30 जनवरी में महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, उनकी हत्या की गई थी। अब प्रश्न नंबर 3 है, केल्प वन जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो केल्प वन होते हैं, जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके प्रति ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इनको देख करके परिवर्तनीयता की स्तर को जांचा जाता है। और लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो केल्प वन है वो कहाँ पाए जाते हैं।
तो उथले जल क्षेत्र में बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं। मतलब जो समुद्र का वो एरिया जो जहाँ पे उथला जल होता है और उसमें जो बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं, उन्हीं के जो समूह होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केल्प वन बोलते हैं। ठीक है, जो समूह होते हैं, आप देखिए 7 शैवाल होंगे, तो शैवाल क्या करते हैं कि वो भोजन प्रोवाइड कराते हैं दूसरों को, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी जो स्थितियाँ हैं उनमें काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुआ है इनकी स्थितियों में। अब केल्प वन के बाद डिटेल में बात करें तो ये एक्लोनिया रेडिएटा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की एक प्रमुख केल्प की प्रजाति है। ठीक है, मैप में देख सकते हैं कि कहाँ जहाँ पेरेड का निशान बना हुआ है वहाँ पे ज़्यादातर इनकी स्थितियाँ हैं। अब ये आपको पता है कि उथले जगह पे होती हैं। अगर मान लो कोई जो तटीय रेखा जो ज़्यादातर वही उथलापन होता है, तो तटीय रेखा में ही ये होती हैं। यहाँ पे मछलियाँ और अन्य शैवाल और जो चीज़ें हैं वो इनको खाते हैं, और जिससे अब हुआ क्या है कि इसमें जो है कमी आ की गई है। ठीक है, तो अपने आप में ये चीज़ें जो है जलवायु परिवर्तन हुआ है उसमें काफ़ी चीज़ें दिक्कत में आई हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो केल्प वन है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये उथले जल में पाए जाते हैं जो बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ बात होती है पद्म भूषण, तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। टोटल जो है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से 6 ऐसे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये 2023 में। और आपको पता है ये भारत रत्न के बाद सेकेंड नंबर का देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब अगर बात करते हैं डिटेल में इस पुरस्कार के बारे में, तो 106 पद्म पुरस्कार थे, जिसमें से 6 पद्म भूषण और 9 पद्म भूषण थे और 91 पद्मश्री थे। तो ये आपको याद रखना है कि 106 में से 9 आपको याद रखने हैं कि पद्म विभूषण 6 थे और पद्म भूषण 9 पुरस्कार थे और पद्मश्री 91 थे। अब पद्म विभूषण जो है मुलायम सिंह यादव को मिला है मरणोपरांत, बालकृष्ण जोशी को मिला है मरणोपरांत, जाकिर हुसैन को मिला है और SM कृष्णा को मिला है और दिलीप महालनाबिस को मिला है और श्रीनिवास वर्धन को मिला है। जिसमें जो दिलीप महालनाबिस थे, ये क्या थे, डॉक्टर थे जिन्होंने काफ़ी देश की भी सेवा की। और जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था 1971 में, तब वहाँ पे हैजा फैल गया था और वहाँ पे इन्होंने लाखों की जान बचाई थी। और जो आप जो पीते हैं यहाँ पे ORS पीते हैं ना गर्मियों में, तबीयत खराब होती है, तो जो ORS है ये, इसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं, ये इसके लिए भी अग्रणी थे, इसमें भी इनकी भूमिका बताई जाती है। अगर बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। मतलब जो इनकी शुरुआत हुई है वो 1954 से स्टार्ट हुई है। कुछ साल में नहीं दिया गया था, इसे 1978 है, 79 है और 93, 97 इसमें नहीं दिया गया था। उसके बाद ये हर एक साल में प्रत्येक वर्ष में गणतंत्र दिवस पर ये लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो इतना था पद्म पुरस्कार के बारे में। मेन डिटेल इसमें है कि 106 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 6 पद्म विभूषण थे और उनके नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है। जो राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर रख दिया है अमृत उद्यान। अब आप जानते हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा नाम बदलने का जो ट्रेंड चला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो अब मुगल गार्डन था वो अमृत उद्यान हो गया है। और इसमें जो ये अमृत उद्यान था, इसमें कश्मीर का जो मुगल गार्डन है, ताजमहल के जो आसपास बगीचे हैं, भारत तथा फ्रांस के लघु चित्र से प्रेरित था, उन चीज़ों की इसमें डिजाइन थी, वहाँ का चीज़ें ली गई थी। 1917 में बागवानी के निदेशक 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। 1917 में बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस के द्वारा मुगल गार्डन को डिजाइन करके अंतिम रूप दिया गया था। और उन्हीं के द्वारा आप जानते हैं कि लगभग दिल्ली का ये एरिया लुटियन सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर लेकिन एक बात और भी है कि आधिकारिक तौर पर इसका नाम मुगल गार्डन कभी नाम नहीं दिया गया, क्योंकि
बल्कि यह वास्तुकला शैली जैसे फारसी उद्यानों, विशेष रूप से चारबाग शैली से प्रभावित होने के कारण मुगल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध था। और आप बाबर को जानते हैं कि वो बाग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन था, जो आधिकारिक तौर पे इसका नाम नहीं था, और अभी सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ये ICC करता है आयोजित, ठीक है। तो ये किस देश ने जीता है? ये जीता है अपने देश भारतवर्ष ने, और ये जीता है इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है। इंग्लैंड की महिला टीम को हरा करके अपना देश भारत अंडर 19 महिला कप जीता है। और इसकी जो कप्तान थी उनका नाम था सैफाली वर्मा, ठीक है। तो आपको इसमें सैफाली वर्मा का नाम याद रखना है कि इसकी कप्तान थी, और ये पहला चांस था जब 29 जनवरी को इन्होंने महिला क्रिकेट टीम ने ऐसा जीता, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, तो इसमें आपको सैफ अली वर्मा का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैज्ञानिकों के अनुसार एशिया में जो बेहद ठंड की स्थिति देखी जाती है उसका परिणाम क्या है? जो अभी एशिया में काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो कहा जाता है इसका ध्रुवीय भंवर, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स, ये इसका कारण है। देखिए ये बताया जाता है कि ध्रुवों पर जो एक तूफान चलता है, एक चक्रवात चलता है, जो प्रति प्रवाह कह सकते हैं उसे, जो ठंडी हवाओं को ध्रुव के निकट रखने में मदद करता है। मतलब पूरे साल में क्या होता है, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो ध्रुवों के ऊपर हमेशा बनी रहती हैं, तो ध्रुव के चारों ओर या ध्रुव के अंदर एक भंवर टाइप का चलता रहता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मौसम के जो परिवर्तन के कारण जो आर्कटिक के चारों ओर प्रभावित होती थी ये जो हवा थी, वो क्या है, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ध्रुव की ओर खिसक जाती है। मतलब अगर ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे, तो यहाँ से जो हवा है ना वो हल्का सा दक्षिण की तरफ खिसकती है यहाँ पे, तो जो यहाँ की ठंडी है वो जो है पूरे गोलार्ध को घेर लेती है। और वैसे क्या होता है कि उसके चारों ओर वो चल रही होती है, और अभी क्या हुआ कि ये यहाँ तक आ गई ये चीज़, तो इसलिए इस कारण जो है ये ठंडी का जो मौसम है वो बढ़ गया है। तो इसका यही काम है, ये ध्रुव पर हमेशा मौजूद रहता है तथा गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है और सर्दियों में ये प्रबल हो जाता है। माना ये जाता है कि ये पृथ्वी के गर्म होने के साथ ध्रुवीय भंवर में परिवर्तन की बारंबारता और अधिक तथा स्पष्ट होने की संभावना है, ऐसा ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। तो ठंड की स्थिति के कारण कौन जिम्मेदार है? पोलर वोर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का जो 5वां संस्करण है उसका जो शुभारंभ 30 जनवरी को कहाँ से किया जाएगा? तो ये किया गया है कल तात्या टोपे नगर स्टेडियम में किया गया है, और ये कहाँ किया गया? भोपाल में। जो तात्या टोपे नगर स्टेडियम है वो कहाँ है? भोपाल में है, और वहीं से जो 5वां संस्करण खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या है, 27 खेल प्रतिस्पर्धा होंगी, जिसमें 250 से अधिक स्वर्ण पदक होंगे, समझ गए? 27 खेल स्पर्धा और 250 से अधिक स्वर्ण पदक। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो मेज़बानी है वो मध्य प्रदेश से 470 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, मध्य प्रदेश से ही, और बाकी इसमें 27 खेलों पे कंपटीशन होगा, और ये स्टार्ट होगा भोपाल से, 30 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारतवर्ष 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 26 से 31 जनवरी 2023 तक, ठीक है। 6 दिवसीय प्रोग्राम है, ये मनाया गया है भारत पर्व 2023। अब देखिए ये क्या होता है, जब भी गणतंत्र दिवस होता है तो उसके समय पे 6 दिवसीय जो प्रोग्राम है वो चलता है। तो जो इस बार का 26 से 31 जनवरी 2023 का है, और इसी को हम बोलते हैं भारत पर्व, ठीक है। और ये जो शुरुआत इसकी हुई थी 2016 में, और वर्ष 2020 तक यह लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। और 2021 की अगर बात करें तो ये वर्चुअली आयोजित किया गया था 2021 में। तो जो गणतंत्र दिवस के बाद 26 जनवरी से 31 तारीख तक जो पर्व मनाया जाता है दिल्ली में, उसे हम बोलते हैं भारत पर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरुणाचल प्रदेश ने किस तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है कैसरे हिंद तितली को, और ये दिया था 2021 में, और ये तितली का पिक है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राष्ट्रीय तितली है वो कौन सी है? कैसरे हिंद, जो इस टाइप की दिखती है। अब इसकी बात इसलिए हुई है क्योंकि अभी क्या हुआ कि अरुणाचल और म्यांमार की सीमा पे
कुछ ऐसे जो तितली की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी थी वो देखी गई है, और उनमें से एक है स्वेटल तितली जो बेहद दुर्लभ था। और ये क्या है, ये नोबेल हेलन पैपिलियो नोबली तितली है, मतलब उसकी प्रजाति की एक तितली है जिसे हम स्वेटल तितली बोलते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ थी। अब उसकी पहचान जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर की गई है। तो अब नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और उसमें ये देखी गई है कौन, स्वेटल तितली। नोबेल हेलन थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में भी पाई जाती है। ये 3 देश हैं जहाँ पर ये नोबेल हेलन टाइप की तितलियाँ हैं वो पाई जाती हैं। और तितलियों को जैव विविधता और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कार्य के संकेतक के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि जैव विविधता है और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ये अपना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग निभाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश का नाम आया। तो वहाँ की जो तितली है वो कैसर हिंद है, और वहाँ पे भी दुर्लभ प्रजाति की स्वेटल तितली जो है वो पाई गई है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये हो गया आज का 10वां प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।